Hello guys, welcome to Defense Academy 11. I am Mentor Prashant Kare, ex-class officer of ICG and this year appearing for UPSC interview. अगर बात करें साइंस टॉपिक की तो आए दिन ये सभी एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। आप CDS, ENDA, CFEF, CPO, SSR, ग्रुप XY, इंडियन कोस्ट गार्ड किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखें तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं। और CDS की बात करें तो हर क्वेश्चन पेपर में आपको 20+ क्वेश्चन मिल जाएंगे या 30 भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन का वेटेज बढ़ता जा रहा है और इसलिए ये साइंस टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और सभी क्वेश्चंस आप ठीक से देखेंगे तो सभी NCERT से ही मिल जाते हैं, लाइन बाय लाइन मिल जाते हैं। सो 8, 9, 10th और सिलेक्टिवली 11 की बायोलॉजी NCERT, ये 4 NCERT पढ़ोगे तो भी आपको मतलब 25 में से 25 भी मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन आपको ठीक से पढ़नी पड़ेगी। सो मैं सोच रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को ठीक से पढ़ाऊँ। और पहले टॉपिक में मैं पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री का पार्ट। उसमें कंबशन ऑफ फ्लेम मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है, कंबशन ऑफ फ्लेम नहीं, कंबशन एंड फ्लेम। तो आपको पता है वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये सभी जो है ये फ्यूल्स है। काऊ डंग भी एक फ्यूल है, उसे फ्यूल की तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। You are familiar with the burning of candle. What is difference between the burning of candle and burning of fuel like coal? ठीक है। Candles burn with a flame whereas coal does not. Similarly, you will find another material burning without a flame. आप आपने कभी देखा होगा तो कैंडल जो होती है वो फ्लेम के साथ बर्न करती है, लेकिन कोल फ्लेम के साथ नहीं जलता, ठीक है। तो ये भी कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए व्हाट इज़ कंबशन। तो डेफिनेशन, एज अ डेफिनेशन अगर हम बात करें तो एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और हीट देता है, उसे कंबशन कहते हैं। A chemical process in which substance react with the oxygen to give heat is called combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. जो combustion जिसका होता है जिस सब्सटेंस का, उसको combustible substance कहते हैं। हर फ्यूल combustible, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल तो combustible ही है, वो जलता ही है। तो फ्यूल कौन से है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन, या गैस, ये तीन टाइप के हैं। बूजो कह रहा है कि वी वेर टोल्ड दैट फ्यूल इज़ लाइक फूड फॉर आवर बॉडी। उसकी बात सही है। तो पहली बता रही है राइटली इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। एक रिएक्शन दी यहाँ पे, एक वुडन ब्लॉक दिया है, दो स्ट्रिप पे उसे वुडन ब्लॉक है, उस पर एक कैंडल जलाई है, उसके ऊपर एक ग्लास रखा है। पहली बार में क्या होता है कि वुडन ब्लॉक पे दो स्ट्रिप भी रखी है, स्ट्रिप की वजह से हवा अंदर जा सकती है। इसके अंदर अगर हवा जाएगी तो कैंडल को एयर मिलती रहेगी और वो जलती रहेगी, लेकिन बाद में वो दो स्ट्रिप्स निकाली गई बी डायग्राम में। तो इसके वजह से क्या हुआ कि हवा नहीं मिल पा रही है अभी। और मैंने बताया कि एयर कंबशन के लिए ज़रूरी होती है, अगर एयर नहीं होगी
तो कंबशन नहीं होगा, तो ये बुझ जाएगी और स्मोक होगा उसमें। और स्मोक, हाँ स्मोक होगा उसमें। अगर एक क्लोज्ड, आप क्लोज करेंगे कैंडल को तो वो नहीं जल पाएगी तीसरे डायग्राम में। तो ये वही है। ओके, अब आप अगर सन की बात करें तो सन लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और उसकी रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर जैसी होती है। उसमें पूछे कि सन सन में कौन सी रिएक्शन होती है हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो सन में जो रिएक्शन होती है उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। मिलान, मिलाप होता है उसका, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर की, एटॉमिक बम की, तो उसमें फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन करके हम टुकड़े टुकड़े करके हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो ये डिफरेंस है। नीचे फॉरेस्ट फायर दिया है। फॉरेस्ट फायर नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। डू देज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। हाँ, और एक बात, आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पे फायर को कैच करता है। आप एक वुडन ब्लॉक लीजिए, पेट्रोल डीजल ले केरोसिन लीजिए, तो आप मैच स्टिक से जलाएंगे अगर वुडन ब्लॉक को, तो वो जल्दी से नहीं जलेगा, क्योंकि उसका मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम है। ठीक है, सॉरी ज़्यादा है। मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ अगर फायर कैच कर रही है तो उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, वो मिनिमम होता है। लेकिन वुडन ब्लॉक के केस में वुडन ब्लॉक जल्दी से नहीं जलता, तो इसका मतलब उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। लेकिन हम पेट्रोल डीजल में एक मैच स्टिक जला के रखेंगे तो विद इन सेकेंड्स वो जलेगा, क्योंकि उसका मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। तो हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है। हिस्ट्री मैस्टिक की, मैस्टिक की अगर बात करें तो एनिसेंट इजिप्ट में पहली बार जब मैस्टिक यूज़ किया गया था, तब वो लोग पाइन वुड को सल्फर में, पाइन वुड को क्या करते थे, पाइन वुड के पीसेस करते थे और उसको सल्फर में डुबोते थे, और इस तरह से उनका मैस्टिक बन जाता था। लेकिन अगर हम मॉडर्न मैस्टिक की बात करें, अभी 200 ईयर्स एगो उसका मतलब शुरू किया हमने, तो उसमें होता है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस एंड ग्लू। ये तीन चीज़ें अगर पूछा जाए कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होती है मैस्टिक में, तो आपको पता होने चाहिए अमोनियम ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस और ग्लू, तो इससे बनाते हैं अभी मॉडर्न मैस्टिक्स। चलिए, इसमें अभी इम्पोर्टेंट जो भी है आगे देखते हैं हम। हाँ, अब ये देखें, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can easily catch fire with a flame called inflammable substances. Examples of inflammable substances are petrol, alcohol, LPG, etc. इनका जो इग्निशन टेम्परेचर जो है, मैंने बताया था ना इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो फायर को कैच करते हैं, जलना शुरू करते हैं, तो वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। और ये जो है कौन कौन, एलपीजी की बात करें या पेट्रोल की बात करें, अल्कोहल की बात करें, तो इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है तो बहुत कम है।
इसलिए वो क्या करते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, इनफ्लेमेबल, ठीक है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस किसे किसे कहते हैं, ध्यान में रखना ये बात। डू यू हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। आपको पता है, हम एक टेलीफोन नंबर होता है, उस पर हम कॉल करते हैं, उसके बाद में कौन आता है, आग बुझाने वाले लोग आते हैं, फायर ब्रिगेड आता है, पता है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अब फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर एक तरह अलग तरह से काम करता है। वो क्या करता है, जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। पहले तो उसे एयर मिलना बंद कर देता है। आपको पता है कि एयर जब भी मिलती रहेगी तो आग उतनी ही बढ़ेगी और जलती रहेगी। पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर का एक काम होता है कि वो कट कर दे क्या, सप्लाई ऑफ एयर, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। और उस फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर है, जो अभी इग्निशन टेम्परेचर की मतलब वो हो गया है इग्नाइट करने के लिए, उसका टेम्परेचर बहुत है, वो उस टेम्परेचर को कम कम करते हैं वो लोग, जैसे उसको आग आगे और न लगे और जलती ना रहे। तो एक तो है इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दो उसके, या उसके खुद के टेम्परेचर को कम कर दो उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा। मतलब 10 टेम्परेचर को अगर कोई क्लॉथ जलता है 10 डिग्री सेल्सियस या किसी टेम्परेचर पे, हीट पे, तो उसका उससे कम कर दो, तो इग्निशन टेम्परेचर कम कर दिया तो जलेगा नहीं। दूसरी चीज़, हम उसको एयर नहीं मिलने देंगे, तब भी वो उसको एयर ना मिलने के कारण वो फायर मतलब जलता नहीं रहेगा, वो बुझ जाएगा, ठीक है। अब और कुछ काम की चीज़ें हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। क्या दिया है देखो इसमें, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बराबर है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड पेपर, वुड और पेपर की बात आए तो वाटर ठीक है भाई, कि वाटर यूज़ कर दिया और वुड या पेपर की आग थी उसे बुझा दिया। बट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर हो, या तो वाटर अगर आप छिड़कोगे इलेक्ट्रिसिटी पे तो वो आपको ही हार्म करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उससे। सो वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग पेट्रोल एंड ऑयल। पेट्रोल और ऑयल के भी वक्त यही है कि अगर ऑयल या पेट्रोल से आग लगी हो, तब भी आप वाटर डालोगे, छिड़कोगे उस पर, तो आग भड़केगी ना, ना कि कम होगी। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है ऑयल और पेट्रोल की, वो कम होती है वाटर से। अगर वो वाटर डालते हो आग पेट्रोल की आग पे, तो पेट्रोल ऊपर आ जाएगा और आग जलती रहेगी, पानी नीचे जाएगा और ऊपर आग जलेगी पानी की। सो ये तरीका नहीं है कि आप ऑयल और पेट्रोल की आग को पानी से बुझाए, ठीक है। क्या करता है फायर एक्सटिंग्विशर या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जल रहा हो या पेट्रोल डीजल हो, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है। क्यों? बीइंग हेवियर दैन ऑक्सीजन covers the fire like a blanket, ठीक है। Since contact between the fuel and oxygen is cut off and the fire controller, the added advantage of carbon dioxide is that in most of cases it does not harm electrical equipment। हाँ, ये भी चीज़ सही है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड खराब नहीं करता, पानी डालोगे तो खराब कर देगा, वो भी एक चीज़ है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑयल पेट्रोल
की आग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा एक्सटिंग्विशर हो सकता है। तो टाइप ऑफ कंबशन अब हम देखेंगे। टाइप ऑफ कंबशन क्या है? पहला टाइप ऑफ कंबशन, पहला होता है रैपिड कंबशन। जैसे कि वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, सच ए कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। गैस बर्न कैसे होता है? रैपिडली होता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको रैपिड कंबशन कहते हैं। उसके बाद में देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट अ रूम टेम्परेचर। The type of combustion in which material suddenly burst into the flames without application of any apparent cause is called spontaneous combustion। जो सडनली बर्स्ट हो इन फ्लेम्स में उसे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। तो रैपिड कंबशन एक हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबशन एक हो गया, और एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन भी एक कंबशन का टाइप है। तो फायर क्रैकर्स जो है उसमें एक्सप्लोजन कंबशन होता है, ठीक है। तो रैपिड कंबशन, उसके बाद में स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के लिए जिस भी चीज़ को जलाया जा रहा है उसे अंडर कॉम्प्रेस किया जाता है प्रेशर के अंडर में, तो एक्सप्लोजन होता है इसका। तो इजी है समझने के लिए। अब फ्लेम की बात करते हैं। क्या है फ्लेम? यहाँ पे एक केरोसिन की फ्लेम दी है, एक दूसरी फ्लेम दी जो कैंडल की दी है, और बर्नर की दी है। ये इम्पोर्टेंट है। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स। जो भी सब्सटेंस वेपराइज होता है, बर्न किया और उसके वेपर्स निकले तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो सब्सटेंस फ्लेम वेपराइज नहीं होता बर्निंग के वक्त में बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे तो वेपराइज तो रखा जाए पेट्रोल तो ऐसे भी वेपराइज होता है, लेकिन बर्निंग के टाइम पे जो भी वेपराइज होता है वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। फ्लेम्स दोनों भी तैयार करते हैं। चारकोल जो है ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। जो भी फ्लेम नहीं वेपराइज नहीं होगा जलने के वक्त, वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करेगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। When candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of flame, hold there it with a pair of tongs about 10 seconds, then observe it. What do you observe? A circular blackish ring is formed on the glass plate. It indicates that deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame। तो ये luminous zone है, ये देखें ऊपर का, या यहाँ पे जलाया उसने, एक प्लेट ली है और ऊपर की तरफ आप ब्लैक सर्कल देख पा रहे हैं उस पर। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का डिपोजिशन है, कार्बन का डिपोजिशन है, डाइऑक्साइड का नहीं, कार्बन का डिपोजिशन है ये। तो वो कहाँ से निकला होगा? तो लुमिनस जोन जो है ऊपर का मतलब जो लाइट एंड लुमिनस जोन है उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल के उस पर कलेक्ट हो गए होंगे ऊपर, ठीक है। Hold a thin copper wire inside a non-luminous zone flame inside 30 seconds. Notice that portion of copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate non-luminous zone of flame has a high temperature? In fact, part of flame is hottest part, ठीक है। तो ये हर एक एरिया दिया है। तो ये आउटर जोन है। हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ऊपर का। फ्लेम की इस कैंडल लीजिए और उसके ऊपर के इस
फ्लेम में अगर आप उंगली डालेंगे तो ज़्यादा जलेगी। ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। इसके बारे में उसके बाद आउटर जोन ये होता है मॉडरेट हॉट, मिडल में मॉडरेट हॉट होती है वो, नीचे की तरफ लीस्ट हॉट होती है। ठीक है। व्हाट इज़ फ्यूल? तो इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अब फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। रिकॉल दैट सोर्सेस ऑफ, मुझे तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। हाँ, वो एसिड रेन के बारे में क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में। हाँ, आगे एसिड रेन भी देखेंगे क्या होता है। व्हाट इज फ्यूल? रिकॉल द सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन। These substances are called fuels. ठीक है। A good fuel is one of which readily available. It is cheap. It burns easily in air at a moderate rate. It produces a large amount of heat. It does not leave behind any desirable substance. तो ये आइडियल फ्यूल है, वैसा फ्यूल नहीं होता, पीछे कुछ ना कुछ तो छोड़ता ही है। फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू उसे कहा जाता है जो 1 kg फ्यूल को यूज़ करने के बाद जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितना कंज्यूम करने के बाद, 1 kg कंबशन फ्यूल का करने के बाद जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। और कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसका यूनिट जो है वो होता है किलो जूल पर सेकंड। किलो जूल पर सेकंड, केजी पर सेकंड, किलो जूल पर सेकंड उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ठीक है। ये नीचे दिए गए हैं। काउडंग का कैलोरीफिक वैल्यू दिया है, वुड का दिया है, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, मीथेन, एलपीजी, बायोगैस, ये सब का दिया है इसमें। अभी देखें पार्टिकल्स नीचे इसके लास्ट पेज है। बर्निंग फ्यूल्स लिस्ट हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है। इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे बर्निंग फ्यूल का कैसा हार्मफुल इफेक्ट होता है? कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। वुड, कोल, पेट्रोलियम जो है वो अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस करता है, पूरा कार्बन नहीं जलता उसका। डिफॉरेस्टेशन दिया है तो कार्बन को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी या इन्वायरमेंट पोल्यूशन को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी फॉरेस्टेशन में होती है। लेकिन अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो कम ट्री रहेंगे तो सिंक होल, कार्बन सिंक होल भी कहा जाता है फॉरेस्ट को। तो जितने फॉरेस्ट कम होंगे, ट्री कम होंगे, उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा और पोल्यूशन उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो हमें फॉरेस्टेशन करना चाहिए। Particles. The fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. स्मॉल कार्बन पार्टिकल्स जो होती है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीज भी होती है जैसे कि अस्थमा। उसके बाद में कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से फ्यूल का कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये पॉइजनस है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? पॉइजनस गैस है। It is dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas kill a person sleeping in that room. Okay. तो इनकम्प्लीट कंबशन हम करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है। और एक चीज़ की कोल को कहा जाता है कि कोल को क्लोज रूम में मत जलाए, ओपन रूम में जलाना चाहिए। क्लोज रूम में जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और वो अगर कोई रूम में सोया होगा इंसान तो मर भी सकता है। ठीक है। अब देखिए कंबशन ऑफ मोस्ट
fuels releases carbon dioxide, okay, in the environment. Increase the concentration of carbon dioxide in air is believed to cause global warming. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा है. ग्लोबल वार्मिंग दिया है नीचे. ग्लोबल वार्मिंग इज अ राइज इन टेम्परेचर. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो ये राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ होता है. अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज होना, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. दिस रिजल्ट्स, उसके वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्ल्ड का पूरा ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाता है. उसके वजह से मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स होता है. सी लेवल में राइज होता है, पानी बढ़ता है समुंदर में. उसके वजह से फ्लड्स ज़्यादा आते हैं कोस्टल एरियाज़ में. और वो भी और बहुत कुछ हो सकता है. सबमर्ज, कुछ एरिया जो है कोस्टल एरियाज हो सबमर्ज होते हैं. तो ये सभी रीजंस है ग्लोबल वार्मिंग के. उसके आगे, बर्निंग ऑफ कोल, डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड कोल और डीजल से भी निकलता है. इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटेड एंड करोसिव. हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड की और एक बात कि वो सफोकेटिंग है, मतलब सफोकेट कर देता है, आपको सांस नहीं ले सकते, वो ज़्यादा है आपके पास तो आसपास तो. और कोरोसिव भी है. कोरोसिव मतलब रस्ट कर देता है पार्ट को, जिसकी भी कांटेक्ट में आ जाए. मोर पेट्रोल इंजन्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. पेट्रोल इंजन्स क्या करते हैं? गैसियस ऑक्साइड देते हैं, नाइट्रोजन. उसके बाद साथ साथ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन भी होती है. तो ज़्यादा तौर पे डीजल में ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है. और पेट्रोल में ऑक्साइड से सल्फर और नाइट्रोजन दोनों को भी. ठीक है. अब एक चीज़ ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन आता है कि एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होते हैं. ये क्वेश्चन बनेगा. इनफैक्ट इस चैप्टर में तो मैं कहूँगा कि यही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इतना कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं इसमें. तो एसिड रेन कैसे बनती है? तो सल्फर और नाइट्रोजन, ये दो चीज़ें ध्यान में रखना. सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये जब रेन वाटर में डिज़ोल्व होंगे तब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? एसिड. ठीक है. तो आप कहेंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन तो ज़मीन पे है, ऊपर से रेन आ रही है, एसिड रेन, वो कैसे एसिड रेन होगी? तो होता क्या है बेसिकली कि जो भी ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है या नाइट्रोजन है, वो पोल्यूशन के टाइम ऊपर जाते हैं हवा में. और वो कुछ कंडीशन की वजह से उनका कंडेंसेशन होता है, इवोपोरेशन होता है. और जो हमारे रेन प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है ऊपर के, तो उनमें जाके वो मिक्स हो जाते हैं. और बाद में जब भी रेन आती है, बारिश होती है, तो बारिश के साथ वो भी नीचे आते हैं और उसको हम एसिड रेन कहते हैं. ठीक है. हम डीजल पेट्रोल के अलावा ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी भी यूज़ करते हैं. वो नेचुरल गैस है और हार्मफुल प्रोडक्ट्स उसमें भी है, लेकिन बहुत कम है. तो सीएनजी एक इकोनॉमिकल भी है और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी है.